Hello everyone. So here are the solutions for exercise number 2 जो थी हमारी पैराजम्बल्स की एक्सरसाइज. आई होप सभी ने सारे क्वेश्चंस खुद से पहले सॉल्व किए, उसके बाद ही आप ये सॉल्यूशंस देख रहे हो. अगर आपने पहले खुद से सॉल्व नहीं किए तो इट्स अ रिक्वेस्ट, पहले आप लोग उन पैराजम्बल्स को खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही आप सॉल्यूशंस पर आओ. राइट. अब स्टार्ट करने से पहले दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आज मुझे पहली बार देख रहे हैं. So if you want to know more about me, you can pause and read it. And आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर. हैंडल है इंग्लिश मेड इजी विद विभा. और ये जो सारी एक्सरसाइजेज मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलती हैं. लिंक तीनों का मिलेगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. सो मेक श्योर आपने ये तीनों प्लेटफॉर्म्स पर मुझे फॉलो कर रखा हो ताकि आप अपने सारे डाउट्स पूछ सको, आपको सारी एक्सरसाइजेज टाइमली मिलती रहें और सारे पीडीएफ्स भी आपको टाइमली मिल जाएं. ऑलराइट, चलिए तो आते हैं अब सॉल्यूशंस पर. सेट नंबर 1 पैराजम्बल्स का आपके सामने था ये. नाउ अब इसे सॉल्व करने की क्या करेक्ट अप्रोच होनी चाहिए थी. आप लोग देखोगे अगर ए वाला जो सेंटेंस है द पीईएस एंड आरटी, यहाँ पर हमें दी गई है शॉर्ट फॉर्म्स, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स वाला सेंटेंस कांट बी आवर फर्स्ट सेंटेंस. राइट. कभी भी आपके अगर सेंटेंस में शॉर्ट फॉर्म्स आती हैं तो उससे पहले कहीं ना कहीं उसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए. ठीक है, पहले फुल फॉर्म वाला सेंटेंस आता है, उसके बाद ही आप इन शॉर्ट फॉर्म्स को, इन एब्रिविएशंस को यूज कर सकते हो. नेक्स्ट पर आते हैं. द आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज डिजाइन्ड टू इंप्रूव दिस सिस्टम. विच सिस्टम वी आर टॉकिंग अबाउट. अगर आप जाओ ई पर तो यहाँ पर एक सिस्टम मेंशन था, द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम. राइट. तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ई के बाद बी का पेयर हो सकता है. Isn't it? भाई पहले हमने बोल दिया द पब्लिक एजुकेशन सिस्टम हैज फॉर लॉन्ग बीन अंडर फायर. अंडर फायर का मतलब होता है इसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है बहुत लंबे टाइम से. इट इज बीइंग पेंटेड एज, इसको किस तरह से दिखाया जाता है कि भाई ये नॉन फंक्शनिंग है, ये तो वेस्टफुल है, ये तो अनइम्प्रूवेबल है, इसमें तो कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो सकता. इस तरह से मतलब इस एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज किया जाता है. अब ये वाली बात आप कह सकते हो कि आरटीई को डिजाइन किया गया इस सिस्टम को, मतलब किस सिस्टम को, इस पीईएस को इम्प्रूव करने के लिए आरटीई को डिजाइन किया गया. राइट. अब क्या हम उसके बाद कह सकते हैं, इसीलिए ये बात नेचुरल है कि आरटीई भी उन सभी क्रिटिसिज्म को झेलेगा जो अब तक पीईएस झेलता है ना. जो अब तक पीईएस को जो अटैक्स झेलने पड़ते थे, जो भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता था, वो अब किसको करना पड़ेगा. नेचुरल सी बात है, आरटीई को भी करना पड़ेगा. तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, डी. ठीक है. अब इन दोनों सिस्टम्स की बात चल रही है तो हम पहले इसको पूरा फिनिश करेंगे. हम लोग बोलेंगे कि पीईएस और आरटी में प्रॉब्लम्स हैं और उनको फिक्स करने की जरूरत है. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक तरीका ढूंढना चाहिए ताकि हम सिस्टम को कैसा बना सके, टू मेक द सिस्टम डिलीवर इन टर्म्स ऑफ बेटर लर्निंग आउटकम्स. मतलब हमें सिस्टम को ऐसा बना सके कि हमें अच्छे आउटकम्स, अच्छे रिजल्ट्स, बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड कराए. राइट. हालांकि लास्ट में हम लोग कह सकते हैं हाउएवर. ठीक है, हमने बोला ना भाई प्रॉब्लम्स हैं, उनको फिक्स करने की जरूरत है, उसके लिए हमें एक तरीका ढूंढना पड़ेगा. तो लास्ट में बोला हालांकि जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं ना, जितने भी ये अटैक्स हैं, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आएगा ए, उसके बाद आएगा लास्ट में सी. कि हालांकि मेनली मतलब जितने भी अटैक्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, अनजस्टिफाइड है. हमने सारी बात कह दी कि प्रॉब्लम्स हैं, उनको फिक्स करने की जरूरत है, उनके लिए रास्ता निकालने की जरूरत है. लास्ट में बोला जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी अटैक्स आते हैं, ऑल आर अनजस्टिफाइड. सभी के सभी अनजस्टिफाइड है, उनका कोई बेस नहीं है. और अगर हमें किन्हीं सॉल्यूशंस की तरफ पुश किया जाता है ना कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशंस तुम फॉलो कर लो, सो दैट विल लीड अस इनटू द मोरास. मतलब वो हमें और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट में डाल देंगे. मोरास का मतलब होता है कंफ्यूजिंग स्टेट. तो एट लास्ट हमारा कौन सा सेंटेंस आ जाएगा, सी. सो करेक्ट सीक्वेंस हमारा जो इस सेट का बनना था वो था ई, बी, डी, ए एंड सी. ऑलराइट. इस पर बेस्ड ये 5 क्वेश्चन थे, ये आप लोगों ने आई होप किए होंगे. तो इस हिसाब से आप देख सकते हो अगर एग्जाम में आता तो आपका 5 आउट ऑफ 5 आपका कितना स्कोर होता. राइट. चलिए आते हैं सेट नंबर 2 पर. ये वाला अगर मैं बात करूं कंपैरेटिवली इजी था, ये वाला आई गेस सबका बन गया होगा. देखते हैं इसको भी. ओइंग टू सच सिचुएशन. सच सिचुएशन, भाई कौन सी सिचुएशन, फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता. इट वाला सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता. इफ वन डजंट रियली नो द फैक्ट्स व्हाट ही कॉल्स, हु कॉल्स, किसने बोला,
ही किसके लिए आया, कुछ होना चाहिए पहले तभी बोलोगे ही। एन एमिनेंट एजुकेटर सैड, ये वाला सेंटेंस हमारा फर्स्ट हो सकता है। एक बार इसको रखते हैं। सच कंक्लूजन्स, कौन से कंक्लूजन्स भाई, सच मतलब कौन से कंक्लूजन्स, पहले कोई कंक्लूजन आए होंगे तभी तो उनकी बात करोगे, तो ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। हाउ ट्रू आर दीज वर्ड्स, कौन से वर्ड्स, कहीं पर क्या कोई वर्ड्स की बात आई है तभी उसके बाद आप बोल सकते हो भाई दीज वर्ड्स, तो आपको दिख रहा होगा ये रहे वो वर्ड्स। एक एमिनेंट एजुकेटर ने बोला कि किसी भी चीज को तुम तब तक जज मत करो जब तक तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। नेवर जज समथिंग यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट, जिसके बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में तुम्हें जज करने का भी कोई हक नहीं है। सो यू नेवर जज दैट। तो ये वाले वर्ड्स जो बोले एक एमिनेंट एजुकेटर ने बोले, ठीक है, क्या अब हम कह सकते हैं हाउ ट्रू आर दीज वर्ड्स, दीज मतलब कौन से, ये वाले वर्ड्स, तो कहना इससे डी के बाद एफ आना चाहिए। भाई कितने सच हैं ये वर्ड्स जो इस एजुकेटर ने बोले। दे फाइंड ओरिजिन इन द एक्सपीरियंसेस ऑफ द एजुकेटर, और हमें ऐसा लगता है इन वर्ड्स का ओरिजिन क्या है, सोर्स क्या है, ये इस एजुकेटर के खुद के एक्सपीरियंसेस से आया है। इस एजुकेटर ने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तभी इसके ऐसे वर्ड्स हैं, राइट। अब उसके बाद क्या हो सकता था, एक्सपीरियंस की बात हुई तो यहाँ पर पहुंच जाओ। ऐसा लग रहा है कि उसने क्लोजली ऑब्जर्व किया है, उसने क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि इग्नोरेंस जो है वो कारण होता है मिस्टेकन जजमेंट्स का। जो भी हम किसी के बारे में एक जजमेंट बना लेते हैं ना कि ये तो ऐसा है ये तो वैसा है, मिस्टेकन जजमेंट होता है। हो सकता है सच में ऐसा ना हो, है ना, तो इग्नोरेंस ही उसका कारण है। तो कहना है इसे इसके बाद ये आना चाहिए बी, राइट। अब उसके बाद अगर हम देखें, इफ वन डजंट रियली नो द फैक्ट्स व्हाट ही कॉल्स एज इग्नोरेंस, यहाँ पर इग्नोरेंस की बात आई तो इग्नोरेंस पर पहुंच जाओ। भाई अगर जब तक तुम्हें फैक्ट्स नहीं पता, जो इस एजुकेटर के अकॉर्डिंग इग्नोरेंस जिसको हम बोलते हैं, वन इज लाइकली टू ब्लाइंडली एक्सेप्ट फॉल्स र्यूमर्स एंड प्रोपेगेंडा। भाई जब तक तुम्हें फैक्ट्स नहीं पता ना, तुम ब्लाइंडली कुछ भी मानते रहोगे, जो भी र्यूमर्स है तुम उन पर आप कह सकते हो ट्रस्ट कर लोगे। तो इसके बाद सी आ सकता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उन र्यूमर्स को हम लोग मान सकते हैं अगर हमें फैक्ट्स नहीं पता। अब ओइंग टू सच सिचुएशन ऑफ फाल्स प्रोपेगेंडा, यहाँ पर बात आई थी ना प्रोपेगेंडा की। भाई अगर तुम्हें फैक्ट्स नहीं पता होंगे तो तुम र्यूमर्स को मानोगे, है ना, ब्लाइंडली तुम र्यूमर्स को एक्सेप्ट कर लोगे। प्रोपेगेंडा भी यही होता है, जो प्रचार होता है किसी भी चीज का उसको कहते हैं प्रोपेगेंडा, जो इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, र्यूमर आप कह सकते हो। तो इस फाल्स प्रोपेगेंडा के चलते, ओइंग टू मतलब बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन ऑफ फाल्स प्रोपेगेंडा, इट इज पॉसिबल कि कोई भी बंदा कंक्लूजन पर आ सकता है। भाई उसने उस र्यूमर को माना और उससे वो कंक्लूड भी कर लेगा भाई ये बंदा तो ऐसा है। अब कंक्लूजन्स की बात आएगी, उसके बाद ही कंक्लूजन्स पर पहुंचोगे, सच कंक्लूजन्स, राइट। तो अब पहले आप लगाओगे ए, उसके बाद लगाओगे ई। सच कंक्लूजन्स में रिजल्ट इन, उससे फिर क्या होता है, हार्बरिंग ग्राउंडलेस फियर्स एंड मिसगिविंग्स, मतलब उससे तुम्हारे माइंड में फियर्स और मिसगिविंग्स बैठ जाती हैं। तो हमारा इसका जो करेक्ट सीक्वेंस बनना था वो होना था डी एफ बी सी ए ई। आपको बनाने थे पेयर्स। कैसे बनाने थे पेयर्स, देखो कंक्लूजन्स, एज अ स्टूडेंट मेरी इसको सॉल्व करने की क्या अप्रोच होती, मैं जब देखती कुछ कंक्लूजन जैसा लिखा है उसके बाद मैं कंक्लूजन पर पहुंचती, तो मैं लिख कर रख लेती भाई मेरा ए और ई साथ साथ आएगा। जहां पर मुझे प्रोपेगेंडा दिखता मैं प्रोपेगेंडा पर पहुंच जाती। ओइंग टू सच सिचुएशन ऑफ प्रोपेगेंडा, तो मैं रख लेती सी और ए को साथ में। ए यहाँ आ चुका है तो ऑब्वियस सी बात है सी से पहले आएगा, राइट। अब मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स देखे और यहाँ पर लिखा था दीज वर्ड्स, तो मैं डी और एफ को भी साथ साथ रख लेती, ठीक है। अब जब एफ में ये बात चल रही थी, एक्सपीरियंस से ये चीज आई है, एक्सपीरियंस इसका सोर्स है, तो उसी को ही हम थोड़ा सा कंटिन्यू रखेंगे, है ना, उसी को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे कि ये ऐसा लगता है कि उसने क्लोजली ऑब्जर्व किया है, राइट, बोला ना उनके एक्सपीरियंस से आया, तो ऐसा लग रहा है उसने क्लोजली ऑब्जर्व किया है, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या रखते हैं बी, डी एफ बी और सी ए ई, ये हमारा होगा इसका करेक्ट सीक्वेंस। आई होप आप लोगों का ये वाला एटलीस्ट सही बना होगा, क्योंकि इट वाज इजी कंपैरेटिवली, फर्स्ट वाले से इजी था, पर कोई बात नहीं अगर नहीं भी बना। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर आपने कहीं पर गलती की भी है तो वो कहाँ की है और क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए थी इनको सॉल्व करने की। ऑलराइट, चलिए, और इस पर भी बेस्ड हमारे ये 5 क्वेश्चंस थे। आई गेस ये क्वेश्चंस आपने अलग अलग भी सॉल्व किए होंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। पैराजम्बल्स बहुत ज्यादा आपको ध्यान से करना होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो 5 क्वेश्चंस इस पर बेस्ड आते हैं, तो गलती होने के चांसेस ज्यादा है।
तो मेक श्योर आप पेयर्स बनाकर चलो, है ना, लॉजिकल पेयर्स बनाओ, और उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करो, स्टोरी बनाते चलो, है ना, इसके बाद ऐसा हो सकता है, इसके बाद फिर ऐसा चल रहा है, तो इसके बाद ये हुआ, इस तरह से आपको स्टोरी बनाते चलना होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट को ढूंढना होता है, लॉजिकल पेयर्स बनाने होते हैं, राइट। ये हमारी अप्रोच होती है पैराजंबल्स को करने की। अभी भी कोई अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पर भी लिख सकते हो। इंग्लिश मेड इजी विद विभा ये हैंडल है, लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सो मेक श्योर अभी जाकर ज्वाइन कर लो ताकि डेली एक्सरसाइज आपको मिलती रहे। डेली एक्सरसाइज आपको कहाँ मिलती है, मैंने बताया आपको, कल एक्सरसाइज नंबर 3 मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। ऑलराइट, चलिए, ओके, सो नाउ लेट मी टेक योर लीव हियर। नाउ हमारी क्लास होगी कल शाम को 5 बजे, ठीक है। प्लिंथ टू पैरामाउंट की जो हमारी क्लास होती है वो हमारी एज इट इज चलेगी, और मॉर्निंग में आपको कल एक्सरसाइज डेफिनेटली मिल जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको रात तक मिल जाएगा। ओके, सो नाउ विल मीट एट 5 tomorrow evening. Till then, keep learning, keep sharing.